बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे। टोटल 5 डिसऑर्डर यहां पर डिस्कस किए गए हैं। इनमें से 2 हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो पहले जाएँ और जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निमोनिया इज़ एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वुलाई। दीज आर फिल्ड विद पस। कि निमोनिया के अंदर फेफड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है। सोजिश होती है एल्वुलाई में इन्फेक्शन होने की वजह से, जिसकी वजह से इन एल्वुलाई के अंदर पस भर जाती है, जिसे हम बलगम कहते हैं, रेशा वगैरह फेफड़ों के अंदर भर जाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और फंजाई का इन्फेक्शन शामिल है। कॉजेज देखते हैं। इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। सिम्टम्स निमोनिया के देखते हैं। द निमोनिया पेशेंट सफ़र फ्रॉम हाई फीवर। के निमोनिया के अंदर मरीज़ को बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, चिल्स ठंड लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में तंगी होती है, कफ विद स्पूटम, कफ विद स्पूटम बलगम वाली खांसी होती है। कि अलामात इसमें क्या है कि एक तो इसमें मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार होता है, उसको कपकपी लगती है, ठंड लगती है, सांस लेने में तंगी होती है। सांस लेने में तंगी इसलिए होती है क्योंकि जिस सरफेसिस के अंदर गैसियस एक्सचेंज होनी थी वहाँ पर अब रेशा भर चुका है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो रही, और इसके साथ साथ खांसी हो जाती है जिसमें बलगम आती है। अब इसके इलाज जब करेंगे तो अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल होंगी। अगर वायरस की वजह से होगा तो एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल होंगी। अगर फंजाई की वजह से इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल मेडिसिन इस्तेमाल होंगी। ट्रीटमेंट देखते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक। अगर निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से है तो फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। द वायरल एंड फंगल निमोनिया इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स रिस्पेक्टिवली। लेकिन अगर वायरस की वजह से निमोनिया है तो एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल होंगी, और अगर फंजाई की वजह से है तो एंटी फंगल। एंटी का मतलब होता है मुखालफ, एंटीवायरल मतलब वायरस के मुखालफ या वायरस के ख़िलाफ़ काम करने वाली अद्वियात। बैक्टीरियल वैक्सीन आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल निमोनिया। के बैक्टीरियल निमोनिया से बचने के लिए वैक्सीन्स भी बनाई गई हैं। हमारा अगला टॉपिक है एज़मा, जिसे हम उर्दू में दमा कहते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन। अब देखें, ये भी एक सोजिश है ऑफ ब्रोंकाई इन विच ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स स्वेल एंड आर कंस्ट्रिक्टेड। कि ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की सोजिश है। जो ब्रोंकाइटिस थी वो भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की सोजिश थी, लेकिन उसके अंदर क्या होता था कि वहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती थी। यहाँ पर ये नालियाँ सूजकर तंग हो जाती हैं। ठीक है। सिम्टम्स इसके देखते हैं। रेकरिंग अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। के बार बार सांस की तंगी के इसमें दौरे पड़ते हैं। सांस लेते हैं तो उसमें सीटी की आवाज़ आती है। वेजिंग विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट। जब सांस को बाहर लेके आते हैं तो उसके साथ सीटी की आवाज़ आती है। कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। खांसी बहुत ज़्यादा आती है और सीने की जकड़न होती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। एज़मा के हम कॉजेज देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेन कॉज है वो है एलर्जेंस। मुख्तलिफ एलर्जेंस हो सकते हैं। डस्ट माइट्स, इसके अंदर मट्टी की आलूदगी होगी, जो गर्दो गुबार उड़ता है उसकी वजह से किसी को इसका दौरा पड़ सकता है दमे का। उसके बाद पोलन एलर्जी हो सकती है। पोलन क्या होता है? ये फूलों के अंदर बनते हैं। जब नए बीज बनते हैं ना, मौसम बाहर आता है तो फूलों के अंदर पोलिनेशन होती है। उस पोलिनेशन के लिए पोलन फूलों के अंदर बनते हैं। वो पोलन जो है वो हवा के अंदर डिस्पर्स होते हैं, जिससे मुख्तलिफ लोगों को एलर्जी हो सकती है। उसके बाद मोल्ड है। मोल्ड कहते हैं फंजाई को। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों के अंदर फल या रोटी वगैरह जब ख़राब होती है तो उसके ऊपर एक वाइट या ब्लैक कलर की फंजाई लग जाती है, जिसे हम उर्दू में फफूंदी कहते हैं। ठीक है। उनकी वजह से, उसके अगर पोलन वगैरह होंगे उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है किसी को। पेट डेंडर, अगर किसी ने पालतू जानवर रखे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, तो उनकी जो स्किन के डेड सेल्स हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है एज़मा। एयर पोल्यूटेंट्स, हवा के अंदर मौजूद जो आलूदा कार है उनकी वजह से, जिनमें स्मोक शामिल है, धुआं,
केमिकल फ्यूम्स, मुख्तलिफ केमिकल्स के बुखारात शामिल हैं, एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस, और जो तेज़ खुशबू होती है उसकी वजह से भी किसी को एज़मा का अटैक हो सकता है। वेदर चेंजेस, स्पेशली कोल्ड एयर, जेनेटिक फैक्टर्स। अब कह रहे हैं कि अगर मौसमियाती तब्दीली की वजह से भी किसी को ये इसके अटैक, एज़मा के अटैक हो सकते हैं, जिनमें ठंडी हवा की वजह से ये ज़्यादा होते हैं। और जो सबसे कॉमन कॉज है वो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि ये बीमारी नस्ल दर नस्ल आगे चलती है, कि दादा से बाप को, बाप से आगे बेटे को, बेटे से फिर उसके बेटे को ये बीमारी जीन्स के अंदर मुंतकिल होती है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? मेडिसिन्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स टू डायलेट ब्रोंक्यूल्स, की ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा जो ब्रोंक्यूल्स की टाइटनेस को कम करेगा, उनकी स्वेलिंग को कम करेगा एज़मा अटैक के दौरान। अगला हमारा टॉपिक है लंग कैंसर। कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, के ऐसी ग्रोथ जिसको कंट्रोल ना किया जाए उसका नतीजा कैंसर होता है। 9th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। माइटोसिस को हम सेल डिवीजन कहते हैं, जिसके नतीजे में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनता है। जब इसकी ज़रूरत, सेल्स की ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर इस डिवीज़न को रोक दिया जाता है। लेकिन कभी कभार मियोसिस को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें कोई ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से मियोसिस रुक नहीं पाती। सेल मज़ीद से मज़ीद डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल्स की तादाद अनकंट्रोल्ड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाते हैं और एक मैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम उर्दू में रसौली कह लेते हैं और इंग्लिश में उसे कैंसर कहा जाता है। हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, के जिस्म के किसी भी हिस्से में सेल्स की जो तादाद है वो अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, उसको कंट्रोल ना किया जाए, तो उसे हम कैंसर कह सकते हैं। When the masses of non-functional cells are formed in the lungs, it is called lung cancer, कि जब फेफड़ों के अंदर ऐसे सेल बनना शुरू हो जाएं जिनका फेफड़ों के अंदर कोई काम नहीं है, तो उस सूरत हाल को हम कहेंगे लंग कैंसर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन दी होल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में जितने भी कैंसर की इकसाम है उनमें जो सबसे ज़्यादा और आम है वो लंग कैंसर है। लंग कैंसर के कॉजेज़ की बात अगर करें तो इसमें जो सबसे मेन कॉज है वो है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होता है कि ये केमिकल्स होते हैं कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकती है, जिनकी वजह से ग्रोथ अनकंट्रोल हो सकती है। ये तंबाकू के धुएं के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कॉज है वो है आयोनाइजेशन रेडिएशंस। ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो एटम्स को आयंस में तब्दील करती हैं, जिसके अंदर जो कॉमन रेडिएशंस हैं वो अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं, गैमा रेज हैं। ये वही रेज हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स रिलीज़ करते हैं। इसके बाद वायरल इन्फेक्शन है कि किसी वायरस की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लंग कैंसर के अंदर कॉज है वो है पैसिव स्मोकिंग। द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज आल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। के पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि अगर कोई बंदे सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो उनसे जो धुआं बन रहा है कमरे के अंदर या एक माहौल के अंदर, तो वहाँ पर अगर कोई सांस लेगा तो वो पैसिव स्मोकिंग होगी। ये धुआं उस धुएं से ज़्यादा खतरनाक है जो सिगरेट पीने वाला फिल्टर के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है। The smoke from the upper burning portion of cigarette is more dangerous than the smoke exhaled by the smoker। कि सिगरेट पीने वाला जो धुआं अंदर लेके जा रहा है वो इतना खतरनाक नहीं है जितना जलते हुए सिगरेट से निकलने वाला धुआं खतरनाक है। तो इसीलिए हमें ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। आगे सिम्टम्स इसके देखते हैं कि इसमें अलामात क्या हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जितने भी डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसके अंदर सांस की तंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सब के अंदर है। कफिंग सब के अंदर है। कफिंग इंक्लूड कफिंग अप ब्लड, के इसमें खांसी के साथ खून भी आता है। एंड वेट लॉस, और वजन में कमी आती है। लंग कैंसर के मुख्तलिफ इलाज हो सकते हैं जिसमें सर्जरी शामिल है और कीमोथेरेपी शामिल है। सर्जरी के अंदर क्या होता है कि जो कैंसरस पार्ट होगा कैंसर का, उसको ऑपरेशन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और दूसरा कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि इसको रेडिएशन की मदद से कैंसरस सेल्स को किल करने की कोशिश की जाती है।
कीमोथेरेपी के दौरान कैंसरस सेल के साथ साथ जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी डेड हो सकते हैं। इसी वजह से जब पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है तो उनके जिस्म से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो कम्प्लीटली पढ़ रही हैं। अब आगे इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है, ये हम कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको रीड आउट कर लें अपनी बुक से, और इसको सीधा सीधा याद करना है। सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट्स, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।